मेरा नाम अजमत खान है। आज फिजिक्स का एक न्यू लेक्चर आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ, टेंशन इन अ स्ट्रिंग। दोस्तों, टेंशन इन अ स्ट्रिंग एक फोर्स का नाम ही है। टेंशन इन अ स्ट्रिंग जो है एक फोर्स को ही कहते हैं। ये जो फोर्स है, ये जो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, मैंने डायग्राम ऑलरेडी ड्रा की है। जरा आप लोग देख लें। सपोज करो एक फिक्स सपोर्ट है, ये एक फिक्स सपोर्ट है। पॉइंट बी पर मैंने एक स्ट्रिंग ली। अब स्ट्रिंग के दो एंड्स होते हैं, उसके एक एंड पर मैंने एक मास अटैच किया और दूसरे एंड को उस फिक्स सपोर्ट के साथ मैंने उसको फिक्स किया, उस स्ट्रिंग को बांध दिया। उसके बाद जब मैंने उस स्ट्रिंग के जरिए से उस मास को लटकाया, मास को जब मैंने लटकाया तो अब आप लोगों को मालूम है, अब हम मास तो नहीं कह सकते अब, क्योंकि अब इसके ऊपर, इस मास के ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है जिसको हम वेट कह सकते हैं। क्यों कर रहा है? अब हमें मालूम है अर्थ की ग्रेविटी भी डाउनवर्ड खींचती है और उसके साथ साथ इस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास तो होगा। ग्रेविटी और उस मास को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके जरिए से हमें वेट मिलेगा और वेट जो है एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। और हमने अब ये भी देखना है कि क्या इस स्ट्रिंग के अंदर इतनी टेंडेंसी है, इतनी सलाहियत है कि जो मास है उसको बर्दाश्त कर सके। अगर पतले से धागे पर हम लार्ज अमाउंट ऑफ मास लटका दें, वो तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसके अंदर इतनी टेंशन नहीं होगी कि वो उस वेट के खिलाफ रेजिस्ट कर पाए और उसको क्या कर पाए, उसको सस्पेंड कर पाए। इम्पॉसिबल है। तो अब हमने एक पॉसिबल मास ले लिया है जिसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इसके खिलाफ जो टेंशन है, टेंशन अपवर्ड मूव कर रहा है, यानी टेंशन की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है और जो वेट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, अगर मैं एक बात कह रहा हूं, एक स्पेशल केस बता रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो तो उस वक्त ये जो वेट है, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा, जितना वेट होगा उतना इस स्ट्रिंग के अंदर ये जो अपवर्ड टेंशन लग रहा है उतना टेंशन होगा। मिसाल के तौर पर वेट अगर हमारे पास 50 न्यूटन है तो जो टेंशन इन अ स्ट्रिंग होगा इस वक्त, ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये भी 50 न्यूटन का होगा। मेरी बात समझ रहे हो? ये कब हैपन हो सकता है, ये कब पॉसिबल है? जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो। आगे जाके हम पढ़ेंगे अगर ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड मूव कराएं तो टेंशन और वेट में कौन सी चीज ज्यादा होगी, कौन सी कम होगी। अगर ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड मूव कराएं तो टेंशन ज्यादा होगी या वेट ज्यादा होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक एलिवेटर है, यानी एक लिफ्ट है जिसके जरिए से हम सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर की जानिब जाते हैं। उसको भी हम एज अ केस ले सकते हैं, टेंशन की बात कर सकते हैं। फर्दर अगर हम बात करें, ये तो मैंने एंड की बात की, दूसरे एंड की तरफ हम जाए। अब दूसरे एंड में देखिए, इधर जो टेंशन की डायरेक्शन है मैंने डाउनवर्ड ड्रा की है। ये डाउनवर्ड क्यों होगा? क्योंकि ये जो फिक्स सपोर्ट है, जो पॉइंट बी मैंने कहा है, ये जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी पर जो अटैच है, ये जो सिरा है, जो एंड अटैच है स्ट्रिंग का, उधर अटैच होने की वजह से कोई फोर्स है, कोई वजन है जिसकी वजह से ये फिक्स है इधर। अगर ये इतना हल्का होता तो ये फिक्स सपोर्ट ही हम ना कहते। यानी इस, या आप अपना हैंड कह सकते हो, अपने हाथ से स्ट्रिंग के इस एंड को पकड़ सकते हो। अपने हाथ से, लेट सपोज मैंने अपने हैंड से इस स्ट्रिंग को पकड़ा तो मेरे हैंड ने एक ये स्ट्रिंग और एज वेल एज इस मास के खिलाफ एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से मैंने इस सिरे को डाउनवर्ड जाने नहीं दिया। मैंने एक कह सकता हूं एक अंदाज में इसको मैंने पकड़े रखा है, तो मतलब अब मैंने अपवर्ड इसको पकड़े रखा है, टेंशन डाउनवर्ड होगी। इसी तरह इधर वेट डाउनवर्ड है तो टेंशन अपवर्ड होगी, और इधर टेंशन और वेट की बात मैंने की, दोनों इक्वल होंगे। अब आइए हम टेंशन इन अ स्ट्रिंग की डेफिनेशन करते हैं। जरा देखिए डेफिनेशन क्या है टेंशन की। द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ सस्पेंडेड स्ट्रिंग। कोई भी फोर्स, ये एक फोर्स है। वेट भी क्या है? एक फोर्स है। वेट भी क्या है? एक फोर्स है, क्योंकि वेट की यूनिट भी न्यूटन है और फोर्स की यूनिट भी न्यूटन है। द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ सस्पेंडेड स्ट्रिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ वेट इज टाइड टू इट्स लोअर एंड। किसी भी स्ट्रिंग के किसी एक डाउनवर्ड सिरे पर किसी
डाउनवर्ड वाले सिरे पर हम किसी मास को अटैच करें, उस मास की वजह से क्या होगा, एक फोर्स क्रिएट होगा जिसको हम कहते हैं वेट। डाउनवर्ड एक करेगा और इस वेट के खिलाफ स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन क्रिएट होगा जो अपवर्ड डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन किस वर्ड होगी, अपवर्ड होगी। और अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो दोनों टेंशन और इस ऑब्जेक्ट का वेट इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड दोनों की बराबर होगी, मतलब मकदार बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होंगे, एक दूसरे से खिलाफ, अपोजिट। तो ये हो गया टेंशन इन अ स्ट्रिंग। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को टेंशन इन अ स्ट्रिंग क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं, दो केसेस हैं टेंशन स्ट्रिंग के, टेंशन इन अ स्ट्रिंग के। एक है अगर दो ऑब्जेक्ट्स को, दो बॉडीज को, मैंने इधर ऑलरेडी डायग्राम ड्रा किया है। पहला आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम फर्स्ट केस पढ़ेंगे, इंशाल्लाह सेकंड केस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर दो ऑब्जेक्ट्स वर्टिकल हैं, दो ऑब्जेक्ट्स वर्टिकली हमने किसी फ्रिक्शनलेस पुल्ली के साथ सस्पेंड किया हुआ है, एक सपोज करो एक ऑब्जेक्ट का मास कम है, एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, तो फिर क्या हो सकता है इस केस में, टेंशन कैसे हम मालूम करेंगे, एक्सेलरेशन कैसे हम मालूम करेंगे। उसी तरह सेकंड केस में हम एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली और दूसरे ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली किसी फ्रिक्शनलेस स्मूथ टेबल के ऊपर रख के देखेंगे, वो केस भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा हमने जो डिस्कस करना है, फर्स्ट केस को डिस्कस करना है, तो देखते हैं। फर्स्ट केस है केस 1, व्हेन द बॉडी मूव्स वर्टिकली, व्हेन द बॉडी, केस 1, when the bodies तो जरा देखिए, मैंने कंसीडर अबाउट अ सिस्टम हैविंग टू bodies A and B. Suppose that the mass of body A is greater than the body B, then the body A moves downward and the body B moves upward as shown in figure. कंसीडर करो दो बॉडीज हमने ले ली, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है। अब इन दोनों बॉडीज में बॉडी ए का जो मास है वो ज्यादा है किससे, बॉडी बी के मास से। लेट्स सपोज जो बॉडी ए का मास जो है उसको मैं m1 कहता हूं और बॉडी बी के मास को मैं m2 कहता हूं। तो अब इस वक्त इस केस में m1 जो है बॉडी ए का मास ग्रेटर है बॉडी बी के मास से, इसका मतलब ये हुआ m1 इज ग्रेटर देन m2 while both bodies have same gravity। दोनों बॉडीज में जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड दोनों पे सेम ही है। कंसीडर करो जो ग्रेविटी की हम बात कर रहे हैं, लेट सपोज अर्थ है, अर्थ पे जो ग्रेविटी है 9.8 इस बॉडी पर भी एक्ट कर रही है, 9.8 की ग्रेविटी इस बॉडी पर एक्ट कर रही है, लेकिन फर्क किसका है, फर्क जो है मासेस का है। बॉडी ए का मास ज्यादा है, बॉडी की बी का मास कम है, जिसकी वजह से बॉडी ए का जो वेट होगा वो ज्यादा होगा बॉडी बी के वेट से। एज अ रिजल्ट क्या होगा, बॉडी ए मूव करेगी डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों मूव करेगी, क्योंकि बॉडी ए का वेट ज्यादा है। बॉडी बी अपवर्ड मूव करेगी, जितना ये डाउनवर्ड जिस रफ्तार से मूव करेगी उतनी ही रफ्तार से ये बॉडी बी अपवर्ड मूव करेगी। मेरी बात समझ आ रही है। तो इसने डाउनवर्ड मूव किया तो मतलब इसने कोई खास किस्म के एक्सेलरेशन से इसने डाउनवर्ड मूव किया। तो जितनी एक्सेलरेशन से ये बॉडी ए मूव करेगी डाउनवर्ड उतनी ही एक्सेलरेशन से बॉडी बी मूव करेगी अपवर्ड। ये बात आप लोगों को क्लियर है। तो वही बातें मैंने इधर डिस्कस की हैं, वही बातें मैंने इधर डिस्कस की हैं। अब हम बात करते हैं कि बॉडी ए पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन कौन से फोर्सेस हैं। तो अब मैं लिखता हूं फोर्सेस एक्ट्स ऑन बॉडी ए। बॉडी ए पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं जरा देखिए। पहला जो हम बात करें टेंशन है, टेंशन अपवर्ड एक फोर्स तो हमें नजर आया टेंशन जो अपवर्ड है। दूसरा हम बात करें इसका जो वेट है W1 जिसको हम कह रहे हैं ये डाउनवर्ड है। पहला क्या है इसका, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, टेंशन इन अ स्ट्रिंग
पहला अपवर्ड डायरेक्शन है, इन अपवर्ड डायरेक्शन कहो, इन लिख दो, इधर इधर क्या लिख दो, इधर इन लिख दो, इन अपवर्ड डायरेक्शन। और दूसरा फोर्स इस बॉडी ए पर कौन सा एक्ट कर रहा है, इस बॉडी का वेट, इस बॉडी का वेट, दूसरा फोर्स है इसका वेट, वेट W1 x डाउनवर्ड। तो अब हम बात करते हैं कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है इस बॉडी ए पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अकॉर्डिंग टू हम बात करें जो नेट फोर्सेस की, ओवरऑल नेट फोर्सेस कहते हैं कि टोटल फोर्सेस, टेंशन भी और इसका वेट भी, तो नेट फोर्स इसके ऊपर जो एक्ट कर रहा है F इक्वल टू W1 माइनस टी, W1 माइनस टी। अब आप लोगों को अजीब सा भी लग रहा होगा, जो नेट फोर्स है, जो नेट फोर्स है W1 माइनस टी, मैंने F इक्वल टू W1 माइनस टी किया है, F इक्वल टू W1 माइनस टी क्यों किया है? मैं इधर T माइनस W1 भी कर सकता था, लेकिन मैंने W1 माइनस टी किया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट, इससे प्रीवियस थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि अगर ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रिंग के साथ लटका हुआ है और वो रेस्ट में है, तो उस केस पे क्या होता है, उस वक्त ये होता है कि जो टेंशन है, जितना टेंशन स्ट्रिंग के अंदर क्रिएट होगा उतना ही वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इसका मतलब ये है जितना वेट है उतना टेंशन है। वो केस था रेस्ट में, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है या अपवर्ड मूव कर रहा है, अगर डाउनवर्ड मूव करे ऑब्जेक्ट तो टेंशन हमेशा लेस देन होता है वेट से। अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करे, किसी धागे के साथ अटैच हो और धागे को भी खींचते हुए वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करे, तो इसका मतलब ये है कि इसका वेट ज्यादा है टेंशन से। तो इसी वजह से, इसी बिना पर मैंने F इक्वल टू जो नेट फोर्स है F इक्वल टू W1 माइनस टी किया है। हमेशा ज्यादा को माइनस किया कम से, ज्यादा को क्या किया, माइनस किया कम से, क्योंकि फोर्स कभी भी नेगेटिव तो नहीं होता। फोर्स क्या नेगेटिव आप लोगों ने देखा है, नेगेटिव फोर्स नहीं होता। मैं इधर बात इस तरह कहना चाह रहा हूं कि मकदार तो नेगेटिव नहीं होगी ना, फोर्स का जो आंसर आएगा, जो लास्ट में आंसर आएगा वो नेगेटिव तो हमें नहीं चाहिए। तो F इक्वल टू W1 मतलब ज्यादा को माइनस करेंगे टेंशन से, टेंशन माइनस W1 कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि W1 इज ग्रेटर देन टेंशन। तो अब हम इधर वैल्यूज पुट करते हैं। F इक्वल टू W1 को देखिए, W1 हमारे पास है M1G, क्या है M1G माइनस T। इसको इक्वेशन नंबर 1 करिए, ये हमारे काम आने वाला है, सही। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये मैं रब कर रहा हूं। अब सेकंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अब जरा मुझे बताइए, फोर्सेस एक्ट ऑन बॉडी ए, दो फोर्सेस थे। सिमिलरली उसी तरह जो नेट फोर्स होगा बॉडी बी पर, आप हेडिंग में लिख सकते थे फोर्सेस एक्ट ऑन बॉडी बी, बॉडी ए की तरह ही, इसीलिए मैंने एक जुमला लिखा सिमिलरली। तो शॉर्ट वे में आप इस तरह कर सकते हो। अब बॉडी बी में जरा आप लोग देखिए, जो बॉडी है वो मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में किसी एक्सेलरेशन के साथ, जिसको मैंने ए लिखा है और एरो आप लोगों को नजर आ रहा है। तो इस केस में बॉडी ऊपर मूव कर रही है, इसका मतलब यह है कि टेंशन इज ग्रेटर देन वेट, टेंशन ज्यादा है किससे, वेट से। तो अब मैं इधर F इक्वल टू किसको किससे माइनस करूं, W2 माइनस T करूं या T माइनस W2 करूं? जाहिर सी बात है T माइनस W2 करूंगा। अब वैल्यूज मैं पुट करता हूं, F इक्वल टू T माइनस W2 हमारे पास क्या है, M2G है। फर्दर अगर हम बात करें, फर्दर बात मैं ये करूंगा
कि इधर भी फोर्स आप लोगों को नजर आ रहा है, इधर भी फोर्स आप लोगों को नजर आ रहा है। इसको इक्वेशन 1 फिलहाल हम नहीं करते हैं। आप लोगों को दोनों तरफ फोर्सेस नजर आ रहे हैं, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड कानून के मुताबिक आप लोगों ने क्या पढ़ा था, F इक्वल टू एम है, क्या पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। जरा मैं इधर लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। आप लोगों ने पढ़ा था F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए, एक ऐसा फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ में। अगर मैं फोर्स बॉडी 1 के मुताबिक F की बात करूं तो फोर बॉडी है, फोर बॉडी ए, तो जो F होगा वो बराबर होगा m1a के, m1a के, क्योंकि मास ऑफ बॉडी ए m1 है और a तो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन बॉडी ए के लिए भी और बॉडी बी के लिए सेम ही होगा। जिस रफ्तार से बॉडी ए डाउनवर्ड मूव करेगी उतनी ही रफ्तार से बॉडी बी अपवर्ड मूव करेगी। इसीलिए ए को a1 a2 करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो हमने मासेस में चेंज है ना, मासेस में चेंज है जिसकी वजह से ये मूव कर रहे हैं, अपवर्ड एक डाउनवर्ड। तो फोर बॉडी ए के लिए मैंने m1 किया है, सिमिलरली उसी तरह फोर बॉडी बी के लिए मैं क्या करूंगा, F इक्वल टू m2a, m2a। अब ये दोनों वैल्यूज फोर्सेस की, ये दोनों वैल्यूज इधर भी पुट करूंगा और इधर भी मैं पुट करूंगा। इधर क्या बन जाएगा, m1a दैट इक्वल टू m1g माइनस टी, नजर आ रहा है, m1g माइनस टी। और उसी तरह ये क्या बन जाएगा, m2a इक्वल टू t माइनस m2g, नजर आ रहा है, बिल्कुल। अब मैं फर्दर नेक्स्ट स्टेप मेरे पास जो है मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको मैं साइड में लिख दूं, ये दोनों से हमारा काम है। इन दोनों इक्वेशन से एक इक्वेशन हमें मिली, m1a इक्वल टू m1g माइनस टी, ये इक्वेशन 1 कर दो। और उसी तरह m2a दैट इक्वल टू t माइनस m2g, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। बाकी मैं रब कर रहा हूं। अब जरा देखिए, अब हमें जो फाइंड करना है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, हमने एक्सेलरेशन को भी मालूम करना है और उसी तरह टेंशन इन स्ट्रिंग को भी मालूम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सेलरेशन को मालूम करते हैं, किसको, एक्सेलरेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सेलरेशन को मालूम करेंगे। तो एक्सेलरेशन को मालूम करने के लिए आप लोग इन दोनों इक्वेशंस के साथ क्या सलूक करोगे। मैंने तो सोच लिया इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करूं, तो क्या होना चाहिए, मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करूंगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एक्सेलरेशन को मालूम करने के लिए मैंने एक जुमला लिखना है, क्या लिखूंगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अब जरा देखिए इक्वेशन 1 क्या है, m1a। अब राइट साइड ऑफ इक्वेशन 1 राइट साइड ऑफ इक्वेशन 2 के साथ ऐड होगी m2a के साथ, दैट इक्वल टू लेफ्ट साइड के साथ ऐड, और राइट साइड के साथ ऐड अप हो जाएगी। जरा देखिए अब इधर कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, टेंशन और टेंशन कैंसिल हो रहे हैं। और दूसरी अगर हम बात करें, अब इन दोनों में से हमारे पास एक्सेलरेशन कॉमन है, तो m1 प्लस m2 दैट इक्वल टू, अब इन दोनों में से हमारे पास ग्रेविटी कॉमन है। चलो ग्रेविटी कॉमन लेने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इनको तरतीब दे के लिख लो। अब नेक्स्ट स्टेप में a इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन क्या है, g कॉमन है, g इंटू m1 माइनस m2, और m1 प्लस m2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जरिए से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आगे न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को ऐसा केस दे दे, दो ऑब्जेक्ट्स दे दें और वर्टिकल केस दे दें और आपको कहें इस केस में से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करो, तो आप इस इक्वेशन के जरिए से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो। और दूसरा है हमारे पास टेंशन।
सेकंड स्टेप हमारे पास टेंशन है। अब टेंशन हम कैसे फाइंड करेंगे? एक्सेलरेशन को हमने दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करके एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली। अब टेंशन को हम मालूम करेंगे, हासिल करेंगे दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके। अब मैं एक और जुमला दोबारा लिखूंगा टेंशन के लिए, डिवाइडिंग 2 by 1। तो m1a our m2a that equal to m1g minus t our t minus m2g। तो लेफ्ट साइड के साथ डिवाइड और राइट साइड के साथ डिवाइड। तो एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद m1 our m2 that equal to m1g minus t our t minus m2g, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये पूरी टर्म डिवाइड डिनोमिनेटर वाली इधर मल्टीप्लाई, m1 इंटू टी माइनस m2g, और ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई m2 इंटू m1g माइनस टी। जरा देखिए टी m1 माइनस m1 m2g दैट इक्वल टू m1 m2g माइनस टी m2। अब इधर एक जुमला लिखेंगे हम, रीअरेंज करना है। रीअरेंज क्या करना है? हमने टेंशन जिधर नजर आ रहा है उन टर्म्स को एक तरफ करना है, और जिधर मासेस नजर आ रहे हैं, मासेस नहीं ग्रेविटी वाली जो टर्म्स नजर आ रही है वो दूसरी तरफ करना है। जरा अब देखिए, अब जरा ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में टी m1 माइनस, अब ये माइनस में है, ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आएगी तो ये प्लस में आ जाएगी, टी m2 दैट इक्वल टू m1 m2g, ये पहले से ही इधर मौजूद है, ये माइनस में उधर जाएगी तो प्लस m1 m2g, m1 m2g। जरा देखिए नेक्स्ट स्टेप में इस तरह होगा, ये दोनों सेम है, आपस में प्लस होंगे, इन दोनों में से टी टेंशन कॉमन लेंगे, m1 प्लस m2 दैट इक्वल टू, अब जरा देखिए m1 m2g प्लस m1 m2g, g कितना होता है? दो चीजें एक जैसी हो तो 2m1 m2g, 2m1 m2g, और टेंशन की वैल्यू इधर से हमें फाइंड आउट हो जाएगी 2m1 m2g डिवाइडेड बाय, क्योंकि इस टर्म को डिवाइड में लाना है, m1 प्लस m2। इस फार्मूले के जरिए से हम क्या कर सकते हैं? इस फार्मूले के जरिए से हम टेंशन इन अ स्ट्रिंग, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स वर्टिकल मूव कर रहे हो तो इस फार्मूले के जरिए से हम टेंशन इन अ स्ट्रिंग मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का जो लेक्चर था आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह के मजे की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।